बिना किसी टेलीस्कोप या इंस्ट्रूमेंट के केवल पेन और पेपर के साथ एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बन ले वेरियर ने किया था। इसके बाद पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी हैरान थी। आप देखने वाले हैं कैसे एस्ट्रोनॉमर ने इस कारनामे को अंजाम दिया। इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो कि इसैक न्यूटन के सामने पेड़ से टूट कर गिरा था। उस टूटे सेब को देखकर इसैक न्यूटन सोच में पड़ गए कि आखिर ये सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, साइड में या ऊपर क्यों नहीं गया। इसी की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। इस पूरे स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा और वो छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल लॉ केवल हमारी दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई होता है। इसका सबसे बड़ा और आसान एग्जाम्पल है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट्स सन से छोटे हैं, इसीलिए सन उनको अट्रैक्ट करता है और वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के चलते अर्थ के चक्कर लगाता है। दूसरी तरफ चांद की भी कुछ ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी इतनी तो नहीं कि पूरी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, लेकिन अर्थ पर मौजूद पानी को वो अपनी ओर खींचती है और इसी के चलते हमको अर्थ पर वेव्स दिखाई देती हैं। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि चांद अर्थ के चक्कर नहीं लगा रहा, तो पता है क्या होगा? 1 ही मिनट में चांद अर्थ से टकरा जाएगा। चांद के गोल गोल घूमते रहने के कारण उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती रहती है, जिससे वो अपना एक ऑर्बिट बना लेता है और उसी में रोटेट करता रहता है। इसी तरीके से बाकी के सभी प्लैनेट्स भी सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में सन को ऑर्बिट करते हैं। इसैक न्यूटन की इस ग्रेविटेशनल लॉ पर कई रिसर्चेज हुई, कई बार इसको टेस्ट करके देखा गया और ये फाइनल किया कि पूरा ब्रह्मांड इसी ग्रेविटेशनल लॉ पर टिका है। ये बात हो रही है ईयर 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट यूरेनस हुआ करता था। अर्थ से 4 गुना बड़ा प्लेनेट यूरेनस कुछ ही टाइम पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। लेकिन यूरेनस के ऑर्बिट में एक अजीब सी चीज नोटिस की गई। वो ये कि यूरेनस पूरी तरह न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर नहीं चल रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पर आकर अपने आप ऊपर नीचे इधर उधर होने लगता। ग्रेविटेशनल लॉ जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स चल रहा है, भला एक प्लेनेट उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? पूरे 60 सालों तक यूरेनस ने साइंटिस्ट को परेशान करके रखा और इन्हीं साइंटिस्ट में थे फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बन ले वेरियर। वो पूरी रात यूरेनस को स्टडी करते, लेकिन ये उनके भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एक पॉइंट पर यूरेनस अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। वेरियर का कहना था कि जहां पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से बाहर निकलता है और ऊपर नीचे होता है, वहां पर जरूर कोई न कोई दूसरा बड़ा मास या प्लेनेट मौजूद है। लेकिन दिक्कत तो यही थी कि वहां पर कोई दूसरा प्लेनेट या मास नजर नहीं आ रहा था। बाकी के लोगों ने तो अब ये भी कहना शुरू कर दिया था कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पूरी तरह सही नहीं है या फिर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ एकदम गलत है। लेकिन वेरियर, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्टार्स को स्टडी करने में लगा दी, वो इसी बात पर डटे रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ पूरी तरह सही है और जरूर कोई न कोई दूसरा प्लेनेट यूरेनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को ले वेरियर आसमान की ओर देखकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने एक पेन और पेपर उठाया और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने में लग गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तब उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन पर एक निशान लगाया। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर यूरेनस के नजदीक कोई दूसरा प्लेनेट मौजूद है। ले वेरियर ने ना उस प्लेनेट की लोकेशन बल्कि उस प्लेनेट का मास भी कैलकुलेट किया और उस प्लेनेट का मास भी लगभग यूरेनस जितना ही था। जब ले वेरियर ने ये डिटेल्स पब्लिक कर दी तो बाकी के एस्ट्रोनॉमर्स ले वेरियर का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्लेनेट मौजूद नहीं था। लेकिन ले वेरियर ने हार नहीं मानी
और ये सारी डिटेल्स तब की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और कहा कि इस पिन पॉइंट लोकेशन पर जूम करके देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहान गॉटफ्राइड गले ने भी उस हिस्से में देखा तो उनको भी काले आसमान के सिवा कुछ ना दिखा। लेकिन जब थोड़ा और जूम किया गया तब ठीक ले वेरियर की बताई गई जगह पर एक नीला गोल प्लेनेट आसमान में तैर रहा था। इसकी भी साइज यूरेनस जितनी बड़ी थी, यानी कि उसमें अर्थ 4 बार फिट आ सकती थी। ले वेरियर की कैलकुलेशन एकदम सही थी और सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट ढूंढा जा चुका था, जिसको आज हम नेपट्यून के नाम से जानते हैं। नेपट्यून वो पहला प्लेनेट है जिसको किसी भी टेलीस्कोप या इंस्ट्रूमेंट के बिना एक पेन और पेपर से ढूंढा गया था। यही थी पूरी कहानी प्लेनेट नेपट्यून की। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।